और कोई ये कह रहा है कि 35 से 40% वोटर जो था, जब उससे पूछा गया सर्वे में, वो ये बता रहा था कि भाई अभी हमने डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करेंगे, देखेंगे अभी। अब दोनों स्थिति में कि जो लोग ये बात कह रहे थे कि आरएसएस ने ये चुनाव लड़ा है, आरएसएस के हवाले कर दिया था बीजेपी ने, तो क्या आरएसएस ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था? जो 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, तब क्या करा था आरएसएस ने? ये मान सकते कि आरएसएस ने वो चुनाव नहीं लड़ा? क्या महाराष्ट्र के चुनाव उसके लिए लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? नहीं। दूसरी बात, जो 35 से 40% वोटर जिसकी बात करें वो साइलेंट था, वो कहीं भी वो कह रहा था कि भाई अभी डिसाइड नहीं, क्या करेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है। तो क्या वो सारा का सारा डिसाइड करके बीजेपी के खाते में चला गया? क्या इंडिया अलायंस के साथ में चला गया क्या? तो ये जो तर्क है, और एक और तर्क वो लाडली बहना योजना जिसमें पैसे दिए गए 1,500, जो कहीं 3,000 तक कर देंगे आगे आने वाले समय में, सिर्फ इसी से अगर ये थी, तो ये तो आपने झारखंड में देखा मैया योजना, वहां भी थी। तो अगर इसका असर वहां पे था, वहां जो आरएसएस का और इनका असर जो है वहां पे महाराष्ट्र में था, तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ? जबकि आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए तो लगातार आरएसएस काम कर रही, उनकी वनवासी योजना वगैरह जो है जो लगातार चल रही हैं, उन पर काम कर रहे हैं वो सालों से, तो वहां क्यों नहीं असर हुआ? ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल जो मशीन में धांधली की है, इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली की है, अधिकारियों के माध्यम से जो धांधली की गई है सिलेक्शन में, और धांधली और बेईमानी करके ये चुनाव जो जीता गया है, उसको सिर्फ ढांकने के लिए है, उसको सही बताने के लिए है, कि उस पर नजर ना चली जाए किसी भी तरह से कि मशीन में किस तरह से धांधली की, किस तरह से बेईमानी हुई है। सिर्फ उसको ढकने के लिए ये सारी चीजें, ये सारे आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। और वैसे भी जो जीत जाए उसके पक्ष में कितना ही चाहे आप तर्क बना लो, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। और सच्चाई कहां से आपको पता लगेगी? सच्चाई पता लगेगी जब 20 तारीख को चुनाव हो गए, यानी वोटें पड़ गई, मतदान हो गया, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग परसेंटेज दिया 22 तारीख को, उस वोटिंग परसेंटेज में 1.03% की बढ़ोतरी हो गई, 1.03% की बढ़ोतरी हो गई। कहने में 1.03 बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में जितने वोटर हैं अगर उससे सब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 10 लाख वोट बढ़ा ली गई। 10 लाख वोट। आपने आपसे पहले कभी देखा था कि ऐसे वोट बढ़ती हैं? 2 दिन बाद कुछ, 4 दिन बाद कुछ, जब चुनाव के परिणाम निकल के आ रहे तब कुछ, ऐसे बढ़ती हैं वोटें? मतलब ये भी कोई ऐसा होगा कि पौधा लगा दे, उसमें पानी देते रहो और उसके बाद में पौधा बड़ा होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में और बड़ा हो जाएगा? क्या ऐसे होता है? नहीं। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई बड़ी जबरदस्त धांधली है। तो ये जो धांधली चल रही है लगातार, और इस देश का इलेक्शन कमीशन जिस तरह से देश के संविधान को कुचलने पर, लोकतंत्र को खत्म करने पर लगा है और देश के जनमत के साथ में गद्दारी कर रहा है, इस सब की वजह से ये परिणाम आपको देखने को मिले हैं। आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए, किस तरह से 14 लाख वोटें बढ़ाई गई, आप सबने देखा। किस तरह से 6.5% वोट जो है बढ़ाई गई, जो कुल आता है 14 लाख। और 14 लाख का मतलब था कि तकरीबन हर सीट पर 15,277 वोटें बढ़ाई गई। और 50 सीटें जो हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें 50 सीटें ऐसी जो 15,000 से कम पे हार जीत हुई है। और यहां जो हर सीट का हिसाब जब लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो तकरीबन 3300-3400 वोट हर सीट के हिसाब से बढ़ाई गई, जो नतीजे आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये बेईमानी इलेक्शन कमीशन की लगातार चल रही है। अफसोस इस बात का है कि जैसे कल संजय राउत को देखा, संजय राउत बहुत गुस्से में बोल रहे थे, कह रहे बड़ी जबरदस्त धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, और ये तो ईवीएम या मशीन का खेला है सारा का सारा। मेरा सवाल संजय राउत जी से है, तो ये तुम्हें आज पता लगी है मशीन से गड़बड़ी है? ये पता तुम्हें पहले नहीं थी? हम लोग इतने समय से चिल्ला रहे, 2019 से तो हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और 2000 ये जो अभी हुआ 24 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले कितने जबरदस्त तरीके से हमने आंदोलन किया, क्यों नहीं साथ आए हमारे? तब तुम्हें पता नहीं थी। कांग्रेस भी कह रही है कि मशीन में धांधली हुई, तो तुम जब की चुप बैठे थे, तुम्हें पता नहीं था? हरियाणा के चुनाव के बाद भी तुम चुप बैठे, तब नहीं पता था तुम्हें कि किस तरह से धांधली हो रही है?
तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं। इस खेल को, इस मशीन के द्वारा की जा रही गड़बड़ी को और इस चुनाव आयोग को, इस तरह की जो ये बेईमानी और गड़बड़ी लगातार कर रहा है बीजेपी के लिए, इसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और खुद देश तबाह हो जाएगा। मुझे इसे कहने में कोई झिझक नहीं है। उसी के लिए अब हम लोग एक नई रणनीति के साथ में, एक नए कार्यक्रम के साथ में आंदोलन करेंगे कि इस देश में चुनाव जो भी हो, वो चुनाव बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर के अलावा किसी तरह से कोई चुनाव नहीं, किसी मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं, किसी मशीन से कोई चुनाव इस देश में नहीं होगा। ईवीएम से कोई चुनाव इस देश में नहीं हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमने लगातार पहले भी आंदोलन इस तरह से किया था और हम लोगों ने अब मीटिंग करके बाकायदा एक प्लानिंग हम लोग बना रहे हैं और जो चुनाव, जो हमारी लड़ाई होगी वो इस मशीन के खिलाफ और देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए जो लड़ाई होगी, अब एक निर्णायक लड़ाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उस लड़ाई की घोषणा प्रॉपर तरीके से, उसका पूरा कार्यक्रम कब कब क्या क्या होगा, किस किस तरह से होगा, वो कार्यक्रम दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में 10 तारीख को, 10 दिसंबर को हम एक बड़ी मीटिंग एक बुला रहे हैं और उस मीटिंग में बाकायदा ऐलान होंगे कि अब ये लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी, दिल्ली में कैसे चलेगी, दिल्ली के बाहर पूरे देश में इस लड़ाई को कैसे चलाया जाएगा, इस मशीन को कैसे खत्म किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये कैसे पक्का किया जाए और इस बेईमान इलेक्शन कमीशन को किस तरह से बेईमानी करने से रोका जाए, देश के संविधान को तबाह करने से रोका जाए। ये एक बड़ी लड़ाई अब होगी। इसे आप आज़ादी की लड़ाई, मैं बहुत पहले से भी कह के चला हूं कि लड़ाई जो है मशीन की लड़ाई, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। उस लड़ाई के तरह से हम लोग इस लड़ाई को लेकर चलेंगे और इस 10 तारीख को जो हमारा आंदोलन होगा, मेरा सभी साथियों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है, जो लोग भी हमें पसंद करते हैं, जो लोग भी हमें मानते हैं, जो लोग भी हमें चाहते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि मशीन से बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश में, उन सब से मेरा आग्रह है 10 तारीख को 11 बजे, 10 दिसंबर को 11 बजे ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचें और केवल आना ही नहीं है, ये तय करके आना है कि अब इस लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में हम अपना योगदान देंगे, साथ में तन मन धन से अपना योगदान देंगे। साथियों, वो लड़ाई हम 10 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और 10 तारीख से केवल वही लड़ाई नहीं, ईवीएम की लड़ाई के साथ साथ में यहां इस देश में जिस तरह से ठेका प्रथा के माध्यम से लोगों के रोजगार खत्म किया जा रहा है, लोगों का खून चूसा जा रहा है, ये ठेका प्रथा बंद हो, ये भी उसमें एक मुद्दा रहेगा। इसके अलावा और जो उसमें खास मुद्दे हैं वो भी रहेंगे और साथ में इसमें एक मुद्दा रहेगा कि पिछले मई 2023 से ईवीएम, वो जो मणिपुर है, लगातार जल रहा है और अभी रिसेंटली बड़ी बहुत हिंसा हुई है, कई लोगों की हत्या हुई है। 3 महिलाएं, 3 बच्चे जो थे उनको अगवा कर लिया गया, उनको मार दिया गया, उससे पहले और 10 लोग मारे गए और कई लोगों की हत्या इस समय हुई है। नए तरीके से जो है वहाँ पर ये सारा सिस्टम दोबारा से, मतलब हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। तो मणिपुर की समस्या को लेकर भी उस आंदोलन में, उस लड़ाई में 10 तारीख के वहाँ के ताल कटोरा के उस कार्यक्रम में उसकी भी प्रॉपर तरीके से घोषणा की जाएगी कि ये लड़ाई भी हम लोग किस तरह से लड़ेंगे। ये निजीकरण जो चल रहा है और निजीकरण के चलते जिस तरह से लोगों का रोजगार छीना जा रहा है और साथ में जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि पहले लगभग 1 लाख स्कूल बंद किए जा चुके हैं, प्राइमरी स्कूल, और उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनमें 50 बच्चों से कम जहां पर हैं वो स्कूल बंद किए जाएंगे। कैसे दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हम कहते हैं ये देश जो है कौन है, इस देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, स्कूल बंद करके बनाओगे विश्व गुरु? ताला लगा के स्कूल कॉलेजों पे विश्व गुरु बनाओगे? जापान की एक कहावत है कि वहां एक ट्रेन चलती थी और अधिकारियों ने देखा कि यार इस ट्रेन में कोई आता जाता है कि नहीं है, तो पता लगाओ भाई, नहीं तो इसको बंद करें। तो पता लगाया कि उस ट्रेन में एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची पढ़ने जाती थी।
जापान की गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक इस बच्ची की पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक ये ट्रेन बंद नहीं की जाएगी, लगातार चलेगी, और उसी बच्ची के लिए वो ट्रेन तब तक चली। और ये विश्वगुरु बनने अपने आप को कहने वाले ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कॉलेजों को। इसका सीधा सा मतलब है कि जो गरीब हैं, शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, उनके हाथ से शिक्षा छीन लो और रोजगार छीन लो और फिर उनको गुलाम बनाकर आप काम करो। ये सारी स्थिति है, इनको लेकर हम लोग आंदोलन 10 तारीख को जबरदस्त तरीके से बड़ा हमारा कार्यक्रम है, बड़ी हमारी मीटिंग है। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग आए, रुके नहीं साथियों। बनानी है रणनीति तरीके से बनानी है और उसी दिन घोषणा भी करनी है, सबको आना है, घर में नहीं बैठना। 10 दिसंबर को हमें नहीं चाहिए ये कि आप घर में बैठ के उस पर व्हाट्सएप पे कहते रहो हाँ बहुत बढ़िया, 4 लाइन लिख के कहते हो अरे भानु जी आपसे बढ़िया कौन, आप सारी बात सही कह रहे हो, यू आर 100% राइट। इसे नहीं चाहिए, साथ में आओ अगर इसको गंदगी को साफ करना है। नहीं तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से रिवॉल्वर दिखा के लोगों को वोट डालने से रोका गया, विशेषकर मुस्लिम समाज को। और कुंदर की जो है यहाँ पे मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद बाई इलेक्शन कुंदर की जो हुआ, वहां तो मुस्लिमों को, जाटवों को और यादवों को वोट डालने से रोका गया। यह स्थिति है आज की तारीख में, यानी आपको पुलिस के दम पर रोका जाएगा, वोट नहीं डालने दी जाएगी। तो अगर आपको वोट नहीं डालने दी जाएगी, मशीन में घपला होगा, बेईमानी होगी, अधिकारी और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन लूट लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे साथियों। इसलिए 10 दिसंबर को मेरा सबसे निवेदन है कि वो साथी आए और सबके सब साथी मिलके वाकई में अगर ईवीएम को हटाना चाहते हैं, इस मशीन को हटाना चाहते हैं, तो हमारा साथ दें। और आपके साथ में वैसे मुझे मालूम है कि मैं कह भी लूंगा तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, पर फिर मैं विपक्ष से निवेदन करता हूं, विपक्ष से अनुरोध करता हूं, आग्रह भी करता हूं, ये जो आप काम कर रहे हो ना कि चुप बैठे रहते हो, मोदी को 1 सेकंड भी चैन से नहीं बैठने देना था। जब 3 बड़ी बड़ी एजेंसियों ने यह बता दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी धांधली हुई है और लगभग 5 करोड़ वोटें, एग्जैक्ट जो थी 4,65,46,885 वोटें जो बढ़ाई गई, वो वोटें बढ़ा के 79 सीटें बीजेपी जीत के आई है। अगर वो 79 माइनस कर दो तो 160 पर बीजेपी टिक जाती थी, खत्म हो जाता था। इतने सब कुछ सबूत होने के बाद जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो 3 एजेंसियां हैं, जिसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी है, जिसमें वो है अपना ADR है, और इस तरह के लोग जब आपके सामने दवायर है, ये सब सबूत दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। मोदी को तो 1 सेकंड चैन से नहीं बैठने देना था, लेकिन विपक्ष एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द, और अब बोल रहे हैं गड़बड़ी है, मशीन में गड़बड़ी है। अबे तो तुम्हारे मुंह पे ताले कहां लग गए, क्यों नहीं लड़े सब? आज पत्रकार कह रहे हैं आपसे, कल सारे के सारे पत्रकार कह रहे हैं कि भाई ये जो भी लोग हैं, अभी अखिलेश यादव जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें भी यही पूछा गया कि वकील जब लड़ रहे थे तो आप क्यों नहीं उनके साथ में हुए, क्यों बात थी? तो ये जब पत्रकार आपसे कह रहे हैं कि वो वकील लड़ रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता लड़ रहे, आपने क्यों नहीं साथ दिया? तो मैं इन विपक्ष के तमाम दलों से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, और ये जो आपके TMC है इनसे, और DMK है इनसे, जितने भी पार्टी हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं इस मशीन को हटाने की लड़ाई में और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस लड़ाई में हमारा साथ दो, नहीं तो जनता तुम्हें भी माफ करेगी नहीं इस बार।